आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आपका डीडी उर्दू के इस ख़ास प्रोग्राम पैगाम हिंद में, जहां हम बात करते हैं हिंदुस्तान की मुश्तरका तहज़ीब पर और उससे रोशनास कराने वाले मौज़ूआत पर। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हम रोज़ बातचीत करते हैं। एक नए प्रोग्राम और एक नए मौजू के साथ हम आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं। हिंदुस्तान का कल्चर बहुत रिच कल्चर है और इस कल्चर को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डिफ़ाइन भी करते आ रहे हैं अपने पुराने प्रोग्राम्स में। आज हम एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हमारी बातचीत का मौजू है हिंदुस्तानी सिनेमा और भारतीय तहज़ीब, और इस मौजू पर हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ख़ास मेहमान। सबसे पहले हम आपका तारुफ़ कराते हैं डॉक्टर विवेक दुबे से, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं हिंदी डिपार्टमेंट में जामिया मिलिया इस्लामिया में। इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि गहन इनकी दिलचस्पी है फिल्मों में, और इसके अलावा इनकी इंटरनेशनल सिनेमा और हिंदी सिनेमा पे बहुत सारे लेख भी प्रकाशित होते रहते हैं। तो आज हमारे साथ इस मौजू पर बात करेंगे डॉक्टर विवेक दुबे, और उनका साथ देंगे एक बहुत ही पॉपुलर पर्सनैलिटी, बहुत ही उम्दा शख्सियत, जिन्हें हम अक्सर प्रोग्राम्स में देखते भी होंगे। बहुत जाना पहचाना चेहरा है जनाब दानिश इकबाल ख़ान साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। थिएटर से जुड़े हुए हैं और स्क्रीन प्ले भी लिखते हैं और नाटक भी लिखते हैं। तो आज हमारे साथ इस्तकबाल है सर आप दोनों का। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। सीधे सीधे हम अपने टॉपिक पर आते हैं जी। हमें बात करनी है हिंदुस्तानी तहज़ीब की। जब हम हिंदुस्तानी तहज़ीब की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उभर कर हमारे सामने आती हैं। एक पूरा हिंदुस्तान का एक चेहरा निकल के सामने आता है। हम ख़ास तौर पर आज सिनेमा पर बात करने वाले हैं कि सिनेमा में किस तरीके से हिंदुस्तान की तहज़ीब की झलक मिलती है। उसी में सर मेरा पहला सवाल डॉक्टर विवेक दुबे जी से है कि अलग अलग मज़ाहिब के कल्चर होने के बावजूद भी, जैसे हिंदू माइथोलॉजी की हम बात करें तो पहली फिल्म जिसे बाकायदा माना जाता है राजा हरिश्चंद्र 1913 में जो बनी थी, उसमें भी पौराणिक कथाओं से वो कहानी ली गई। तो आप इसे कैसे देखते हैं कि शुरुआत ही हिंदी सिनेमा की एक पौराणिक कथा से हुई है, जो हिंदुस्तान की झलक जिसमें मौजूद होती है? देखिए, ये आपने अच्छा सवाल पूछा कि हमारे हिंदुस्तानी सिनेमा की शुरुआत या आगाज़ जो है वही जो है पौराणिक चीज़, या जिसको हम कह सकते हैं एक पुराण की कहानी को लेकर उससे शुरुआत की गई। वजह यह है कि देखिए, कोई भी नई चीज़ भले ही आई हो, जैसे सिनेमा उस वक्त बिल्कुल नया था, नई टेक्नोलॉजी सब कुछ, लेकिन जैसे कहते हैं कि आपको चीज़ें पुरानी ही इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। उन्हीं पे जैसे कहा जाता है अंग्रेज़ी में टू फॉल बैक अपॉन, आपको उन चीज़ों से ही लाना पड़ता है, क्योंकि कहाँ से चीज़ें लाएंगे। तो उसके लिए आपको अपनी तहज़ीब की तरफ, अपने में माजी की तरफ देखना ही पड़ता है। तो ये पुराण जो है ये हमारी कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा है, धरोहर का हिस्सा है। तमाम पुराण, बहुत सारी कहानियाँ नल दमयंती की और किस किस की। तो ये हुआ उस वक्त से, जब से राजा हरिश्चंद्र से ये शुरुआत हुई तो बहुत फिल्में पौराणिक थीम्स को लेके उनको बनती रहीं। और ये बाद में भी जब टॉकीज़ आ गई 31 में आलम आरा के साथ, तो उसके बाद से भी चलता रहा। और बल्कि सिर्फ पुराणों को ही नहीं लिया गया, शुरुआत भली पुराणों से हुई हो, लेकिन जल्दी ही जैसे हम कहते हैं सोशल रियलिज़म वो भी दिखने लग गया टॉकीज़ के आने के बाद। तो ख़ास तौर पे कि जो समस्याएं थी उस वक्त की, बर्निंग समस्या, जैसे ना जिसको उस वक्त अनटचेबिलिटी कहा जाता था, छुआछूत की समस्या, तो उसको लेकर कई फिल्म बन रही है। कहीं औरतों की स्थिति को लेकर, कहीं वेश्याओं की स्थिति को लेकर वो फिल्में बनी उस समय। आदमी बनी, वो हो गई, अछूत कन्या बनी। और इसमें तो बहुत आगे रहा, जैसे न्यू थिएटर्स जो बंगाल का था, बहुत बड़ा थिएटर, तो वो तो बहुत सोशली रेलेवेंट फिल्में बनाता था। या फिर वो क्या करता था कि अदब को लेकर उस पर वो फिल्में बनाते थे। कई देवदास जैसे उनकी बड़ी ज़बरदस्त मशहूर फिल्म है। तो ये चीज़ रहा। तो इसलिए हमारे उसी वक्त से एक ऐसी समझिए नींव पड़ी, बड़ी मजबूत नींव पड़ी कि बहुत से एस्पेक्ट अलग अलग जो हमारे कल्चर के थे उसमें समस्याएं भी थी, समस्याएं आएंगी जो भी, तो उनको लेकर फिल्में बनाने की ये शुरुआत जो हुई वो बहुत दूर तक चली आई है, अभी तक जो है हम देखते हैं उसको। जी। तो जैसा दानिश जी जिक्र हुआ, पौराणिक कथाओं से अलग हटकर अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें जी, और आज़ादी से पहले के सिनेमा को देखें और आज़ादी के बाद के सिनेमा को देखें, तो आपको उस वक्त क्या फ़र्क महसूस होता है उसमें?
देखिए, एक बात तो समझने की ये है कि हम लोग आमतौर से ये समझते हैं कि दादा साहब फाल्के का चूँकि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो हम ये मान लेते हैं कि राजा हरिश्चंद्र जो है वो हिंदुस्तान की पहली फिल्म है। ये सच है कि उसका प्रिंट मौजूद था और सबूत मौजूद है, लेकिन अगर आप देखें, पीछे जाके देखें, तो जैसे ही फिल्म की टेक्नोलॉजी आई तो उसके साथ साथ बहुत से लोगों ने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए। तो यूरोपियन फिल्म मेकर्स थे, इंडियन फिल्म मेकर्स थे, लेकिन समझने की बात यह है कि 1911-12 से 1920 तक जो भी कंटेंट क्रिएट किया गया वो ज़्यादातर पौराणिक कंटेंट है, बल्कि खालिस धार्मिक कंटेंट है। और वजह यह है कि उसकी डिमांड थी और एक नया मीडियम था जो कि बहुत जादुई लगता था। और जो जो धर्म है, जो पुराण है, उसमें भी एक जादू है, मतलब एक इन्वॉल्व करने की कैपेसिटी है। तो एक नए मीडियम का इस्तेमाल बहुत सारे फिल्म मेकर्स ने अपने अपने अंदाज से किया। और ये सच है कि बाद में दूसरी थीम्स भी आईं, लेकिन अगर हम देखें कि 1912 से 1920 तक अगर हम पूरी लिस्ट उठा के देखें तो उसमें शायद 2, 3, 4, 5 ऐसी फिल्में होंगी जिसमें थोड़ा सा टूरिज़्म का, यानी उन्होंने कोई जगहें दिखाई, लेकिन ज़्यादातर इस तरह की फिल्में थीं। उसके बाद ये हुआ कि बंगाल में बहुत पढ़े लिखे लोग थे और बहुत इंटेलेक्चुअली एक्टिव लोग थे। तो वहाँ पे, जैसा कि अभी दुबे साहब ने कहा, कि वहाँ पे एक अलग ट्रेंड शुरू हुआ। ख़ासतौर से मैं नाम लेना चाहूँगा पीसी बरुआ साहब का। बिल्कुल। तो बरुआ ने क्या किया कि उससे पहले फिल्में जो हैं सिर्फ दिन में शूट होती थी, बिकॉज नेचुरल लाइट चाहिए होती थी। जैसे अभी आप पुराना कैमरा लीजिए फिल्म वाला और फ़ोटो खींचने की कोशिश कीजिए तो हर जगह अंधेरा आपको लगेगा, आपको सूरज चाहिए। तो जितनी देर सूरज होता था उतनी देर जो है आप फिल्म शूट कर सकते थे। पीसी बरुआ सेल्फ मेड इंसान थे। उसके बाद उन्होंने अपने बाप से रिक्वेस्ट की कि मुझे जो है बाहर भेज दीजिए, तो उन्होंने जर्मनी भेज दिया। अच्छा, उस वक्त एक अजीब बात ये थी कि इंग्लैंड में बहुत कुछ हो रहा था, अमेरिका में बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन जो हमारे जितने भी पैट्रियाटिक किस्म के लोग थे, देशभक्त किस्म के लोग थे, तो वो उनका रुझान जो है जर्मनी की तरफ, इटली की तरफ ज़्यादा था, और वहाँ बहुत अच्छा सिनेमा बन रहा था। वो लोग बहुत टेक्निकली उस ज़माने में भी बहुत आगे थे। तो ये बहुत खुशी की बात है कि पीसी बरुआ जो है जर्मनी पहुँचे और वहाँ से चीज़ें सीख के आए। तो मैं समझता हूँ कि पीसी बरुआ ने हमारा जो फिल्म सीन था उसे बदल दिया, क्योंकि उससे पहले सिर्फ फोटोग्राफी हो रही थी एक तरह की, और उसमें कहानी नहीं होती थी, उसमें डायलॉग नहीं होते थे क्योंकि साउंड नहीं थी। और पीसी बरुआ ने उसके बाद बहुत ज़्यादा फुटेज ख़राब किया एक तरह से। हज़ारों फिट फिल्म जो है उन्होंने इस बात की कोशिश की, वहाँ से वो सीख के आए थे कि लैंप्स का इस्तेमाल कैसे किया जाए, आर्टिफिशियल लाइट्स का इस्तेमाल कैसे किया जाए। टेक्निकली वो वहाँ से सीख के आए और फिर रात में भी जो है स्टूडियो सिस्टम उनकी वजह से आया वजूद में। बल्कि बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसे हम फ्लैशबैक कहते हैं, ड्रीम सीक्वेंस कहते हैं, जो बाद में बहुत ज़्यादा लोगों ने इस्तेमाल किया। तो एस्थेटिक्स से लेके टेक्निकलिटीज़ तक पीसी बरुआ ने, उसके बाद नितिन बोस, उसके बाद हमारे बिमल राय साहब, और फिर इन्हीं की मदद से जैसा कि अभी दुबे साहब ने कहा कि पौराणिक थीम्स के बाद साहित्य आने लगा। और हाँ, ख़ासतौर से जो बंगाल का साहित्य था वो तो बहुत रिच रहा है। उसमें आप ये देखिए टैगोर और हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी और शरद चंद्र, इन सारे लोगों का जो मास्टरपीसेस थे, फिर लोगों ने कोशिश की कि उनको पेश किया जाए, और इस तरह से हमारे जो सिनेमा है उसका स्वरूप बदला और उसकी शक्ल बदली, और फिर उसके बाद वो सामाजिक जितनी भी चीज़ें हैं वो आने लगीं। और हम कहेंगे कि जो भारतीय संस्कृति जिसे हम कहते हैं, जिसे हम तहजीब कहते हैं, फिर उसका असली डिपिक्शन शुरू हुआ। मेरा सवाल यहीं से निकल के आता है, दानिश साहब ने जैसे बताया कि जर्मनी से जब टेक्निक सीखकर वापस लौटे हिंदुस्तानी निर्देशक या फिल्म मेकर, तो उन्होंने हिंदुस्तान मौजुआती अगर पहलू हम देखें सिनेमा का सर, तो वो हिंदुस्तानी सब्जेक्ट्स जो उठाए गए उन्हीं पर ये पूरी इंडस्ट्री खड़ी की। ये भी हो सकता था कि जैसे टेक्निक्स सीख के आ रहे हैं वैसे ही सब्जेक्ट्स भी वर्ल्ड वाइड हों, लेकिन ऐसा क्यों हुआ सर कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी सब्जेक्ट्स ही लिए गए? टेक्नोलॉजी नहीं थी, नई टेक्नोलॉजी थी, सब सीख कर बाहर से आए थे, जैसे पीसी बरुआ साहब का बोला इन्होंने, या और भी लोग।
जैसे बॉम्बे टॉकीज़ को शुरू करने वाले हिमांशु राय, उनका भी ऐसा ही था। देविका रानी जो दोनों हस्बैंड वाइफ वहीं से सीख कर आए और यहाँ शुरू किया और बहुत फिल्में बनाई। तो बात क्या होती है, देखिए ये जो सिनेमा जो मीडियम है ये चलता तभी है जब जनता उसको देखेगी। यानी बॉक्स ऑफिस में कामयाबी बहुत ज़रूरी है और वो तभी हो सकती थी जब यहाँ की थीम्स उठाई जाएं, यहाँ जिससे लोग रिलेट कर सकें, अपने को जोड़ सकें। जैसे पुराणों को इसीलिए लिया गया शुरू में कि पुराणों से सब वाकिफ़ थे, है ना, और तमाम जो बड़ी आबादी जो देश की थी वो जानती थी उनके बारे में। तो उनको पर्दे पे साकार करना, पर्दे पे उनको दिखाना, तो वो उनके लिए एक नई चीज़ होती कि हमने तो सुना ही था लेकिन हम देख रहे हैं ने ये तमाम लोग, चाहे वो राम और सीता हों, चाहे नल दमयंती हों, चाहे दुष्यंत कुमार हो, जो भी हों, रामायण को जैसे रामायण की, महाभारत की कहानियाँ भरी पड़ी हैं और कथा से सागर से पंचतंत्र से पता नहीं कहाँ से, और बहुत मकबूल हुई वो, बहुत मकबूल, क्योंकि जनता पहले से उनको जानती थी। पर वो ये देखा कि पर्दे पे, बड़े पर्दे पे दिख रहा है तो वो उनके लिए बड़ी, है ना, जैसे कहते हैं एक्सिलरेटिंग, बिल्कुल ये रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसी चीज़ें। तो वो किया गया। तो शुरू में उसकी वजह से ये फ़ायदा हुआ कि सिनेमा जम गया, सिनेमा की अपनी जगह बन गई। उसके बाद फिर और थीम्स आने लगी, जैसे अभी कहा दानिश इकबाल साहब ने। तो अब ये जो बात आपने पूछी कि ये जो थीम्स यहाँ की उठाई वो इसीलिए कि बॉक्स ऑफिस पे भी कामयाबी मिले और साथ में हम अपने कल्चर को डिपिक्ट करें, क्योंकि सिनेमा कभी नहीं चल सकता किसी और के कल्चर को दिखाने से। टेक्नोलॉजी लीजिए आप, और इसी का सबसे ज़्यादा जो बढ़ा हुआ रूप, सबसे उम्दा रूप हमें बाद में मिलता है सत्यजीत रे के यहाँ। वो आगे जाके उसको वो ये जो शुरुआत हुई थी, पौधा लगा था, वो पूरा बड़ा पेड़ बना रे के यहाँ जाके, जिसने वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन दिलवा दी हिंदुस्तानी सिनेमा को। ये हुआ ऐसा। दानिश साहब कि हम जब बात करते हैं तो सीन जब एक बनाते हैं, क्योंकि आप राइटर हैं तो आप उस चीज़ को ज़्यादा समझते हैं, मैं थोड़ा और आगे आता हूँ, नज़दीक आता हूँ टॉपिक के। तो जब हम सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यानी कि उस जगह जब हम आ जाते हैं जहाँ तहजीबें इकट्ठा होकर एक हिंदुस्तान बनाती हैं, जैसे हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता वाली मिसाल हम पेश करते हैं, तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? अगर हम परफॉर्मेंस ट्रेडिशन की बात करें तो हमें ये समझना होगा कि हिंदुस्तान में जब सिनेमा शुरू हुआ तो उससे पहले का मंजरनामा क्या था, किस तरह की चीज़ें हो रही थी। जैसे बंगाल का जो थिएटर है वो जात्रा कहलाता है, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन थी जो म्यूज़िकल ट्रेडिशन थी। याद रखने की बात यह है, एक यहाँ पे पॉइंट देखिए, ख़ास ध्यान देने का ये है कि हमारी फिल्मों में गाने क्यों होते हैं, बाकी दुनिया में गाने क्यों नहीं होते हैं। अगर सिर्फ एक छोटा सा ही पॉइंट ले लें कि भाई यहाँ पे बिना बल्कि ऐसी फिल्में भी बनी हैं जिसमें गानों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो ये एक खालिस हिंदुस्तानी ट्रेडिशन है और इसकी रूट जो है आपको अवध में मिलती है, इसकी रूट आपको महाराष्ट्र में मिलती है, इसकी रूट आपको आसाम में मिलती है, इसकी जड़ में जो है बंगाल भी है। और आप देखिए कि जिस वक्त हमारा सिनेमा शुरू हो रहा था उस वक्त किस तरह का थिएटर था, जो कमर्शियल थिएटर था उसे हम कहते थे पारसी थिएटर। और पारसी थिएटर बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रामे करता था और वो ड्रामे पूरी दुनिया के ड्रामे होते थे, वो शेक्सपियर से इंस्पायर्ड ड्रामे होते थे, वो ईरानी जो स्टोरीज़ हैं, रुस्तम सोहराब, क्योंकि पारसी थिएटर के ओनर्स ईरानी थे, उन्हीं का मतलब ईरानी सेठों का था, तो उनका टेस्ट भी रिफ्लेक्ट करता था। उसके साथ साथ उर्दू लिटरेचर और पर्शियन लिटरेचर में एक ख़ास क्लोजनेस है, और ख़ास तौर से इवन बंगाली लिटरेचर और पर्शियन लिटरेचर में भी बड़ी क्लोजनेस है। इन बातों की वजह से यानी आप ये समझिए कि जब फिल्में बनना शुरू हुई तो पौराणिक थीम्स के बाद और सामाजिक और साहित्यिक चीज़ों के बाद जो बना बनाया कंटेंट मौजूद था वो क्या था, पारसी थिएटर का कंटेंट था। तो हमारी बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जिनको ऐसे लगता है कि मतलब हमने कैमरा रख दिया है और फिल्म की टेक्निक और थिएटर की टेक्निक को हमने जोड़ दिया है। ख़ास तौर से देखिए जो डायलॉग डिलीवरी का अंदाज़ है, एक बहुत अहम इंसान है जिनके बगैर हमारी फिल्मों की तारीख़ मुकम्मल नहीं हो सकती है, वो पृथ्वीराज कपूर हैं, बिल्कुल, वो सोहराब मोदी हैं। आप देखिए कि ये वो लोग थे जो फिल्मों में काम करते थे, अगर 2 दिन काम करते थे तो ये 5 दिन थिएटर में काम करते थे। ये वो परफॉर्मर्स हैं जो रोज़ाना परफॉर्म करते थे। और पृथ्वीराज कपूर का तो यह आलम था कि जब उन्होंने डायलॉग शेक्सपियर के बोलना शुरू किए तो अंग्रेज़ रोने लगे, क्योंकि उन्होंने वो इमोशंस जो हैं छुए जो उन्होंने, उन अंग्रेज़ों ने भी, हमारे वहाँ जो अंग्रेज़ आते थे ये मिडिल क्लास अंग्रेज़ बड़ी मुश्किल से होते थे, लोअर ग्रेड के अंग्रेज़ होते थे, बहुत रॉयल्टी नहीं आती थी। वहाँ इंग्लैंड में क्या था, क्लास सिस्टम था। शेक्सपियर का कंटेंट उन्हें वहाँ सुनने को नहीं मिलता था, जो हमारे वहाँ आम सिपाही होता था, फौज में काम करने वाला होता था।
तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने, आप ये समझिए कि शेक्सपियर का कंटेंट पृथ्वीराज कपूर से पहली बार सुना और उन्होंने कहा वाओ क्या आर्टिस्ट है। तो आप ये समझिए एक पूरी परफॉर्मेंस ट्रेडिशन हमारे यहाँ मौजूद थी। और तवाइफों को नहीं भूलना चाहिए जी, ठीक है, जो हमारे वहाँ जिनकी वजह से शुरू की फिल्मों में सारा म्यूज़िक आया, सारा डांस आया। साउथ में देखिए देवदासियों की ट्रेडिशन थी और उससे उनको रिचनेस मिली। वरना यहाँ पे क्या हो रहा था, जब पीसी बरुआ फिल्में बना रहे तो मर्द जो है साड़ियाँ पहन पहन के आ रहे थे। जी, जी, जी। अब आप कितने ही मतलब वो आप साड़ी पहन लें, कितना ही मेकअप कर लें, लेकिन एक औरत का किरदार औरत ही अदा कर सकती असली है। चीज़ थोड़ी कोई बदल मोशन जाती अच्छा, नहीं और से आ जितने भी पढ़े लिखे सब समाज जो होता था, बाबू मोशाए जो लोग कहलाते थे वहाँ के, वो सोच नहीं सकते थे फ़ोटो खिंचाना मतलब मुमकिन नहीं था। जी, जी, बिकॉज वो एक्सपोज हो जाएगा, कैमरामैन देख लेगा, और पर्दे वर्दे का इतना रवाज था। तो मैं समझता हूँ कि हमें ये याद रखना चाहिए कि जो तवाइफ़ें थीं, या तवाइफ़ का मतलब ये जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट थी उस ज़माने की, जो अपनी महफिलें करती थी, बेसिकली म्यूजिशियंस और जी, जी, डांसर्स, musicians होते थे। इनका अगर कंट्रीब्यूशन नहीं होता, जी, जी, पारसी थिएटर का कंट्रीब्यूशन नहीं होता, तो एक इकोसिस्टम बन के सामने आया, और जिसकी वजह से एक ऐसी रिचनेस आई कि जब आप उनकी फिल्में देखते हैं बिमल राय की, तो आप बिल्कुल अभिभूत रह जाते हैं, आप हक्का बक्का रह जाते हैं जी, कि क्या फिल्म ऐसे भी बनाई जा सकती है। इस पे मुझे याद आता है कि राज कपूर ने जब पहली मर्तबा 2 बीघा ज़मीन देखी तो कहा जाता है वो कई दिन डिप्रेशन में रहे और उन्होंने मतलब शाम में जो है बेतकल्लुफ़ी की महफिल के बाद दिल से एक बात निकली कि ये हम लोग क्या ये सर के बल नाचते रहते हैं, ये फिल्म। नहीं, बिल्कुल। और जब बहुत सारे अशोक पांचाली कुमार देखते भी साहब हैं ने इसमें। देखा, अशोक कुमार साहब ने जब उनका सिनेमा देखा, तो फिर उन्हें लगा कि अरे हम बॉम्बे टाकीज़ में क्या कर रहे हैं। क्योंकि बॉम्बे टाकीज़ में इसमें कोई शक नहीं है कि हिमांशु राय का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ख़ासतौर से देविका रानी। जी, जी, आप ये समझिए देविका रानी के लेवल की आज भी हमारे पास कोई डायरेक्टर या परफॉर्मेंस आर्टिस्ट नहीं है। जी, जी, उन्होंने जो इंग्लैंड का सबसे बड़ा थिएटर का इंस्टीट्यूट था, राडा, रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स, आप ये सोचिए वो कितनी टैलेंटेड रही होंगी कि वो वहाँ से कोर्स करके आती हैं, जिसके जो कोर्स करके हमारे हबीब तनवीर साहब आए थे, या ज़िया मोहिउद्दीन साहब जो हैं, अगर बाकी दुनिया से आपको अलग दिखते हैं तो राडा से उन्होंने कोर्स किया। और राडा के अलावा उन्होंने उस ज़माने में आर्किटेक्चर का कोर्स किया। जी, जी, तो उनके जो सेट्स होते थे उसमें वो वाली एस्थेटिक्स होती थी, उनकी जो परफॉर्मेंस होती थी, जो आज हम जो सोच नहीं सकते वो उन लोगों ने किया। बदकिस्मती की बात यह है कि उस ज़माने के बहुत से प्रिंट्स अवेलेबल नहीं हैं। जी, जी, और क्या क्या उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किया। मैं नाम लेना चाहूँगा वी शांताराम। हिंदुस्तानी तहज़ीब के डिपिक्शन की बात मुकम्मल नहीं हो सकती है अगर हम वी शांताराम को याद न करें। वो अकेले आदमी थे जिन्होंने हमेशा मीनिंगफुल सिनेमा बनाया। जी, और बेसिकली उनकी जो स्ट्रेंथ है वो मराठी लिटरेचर और कल्चर से आती थी, लेकिन वो इतने ओपन हार्टेड आदमी थे कि देखिए उन्होंने ख्वाजा अहमद अब्बास की कहानी पढ़ी, उनकी डॉक्टर साहब की कहानी जो चाइना, और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं मैं इस पे फिल्म बनाऊंगा। तो अब ये देखिए ये जो इंस्पिरेशन मिल रही है ये थिएट्रिकल नहीं है, जी, जी, ये परफॉर्मेंस ट्रेडिशन से नहीं आ रही, ये प्योर इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन है। और आप ये सोचिए कि वी शांताराम चाइना कभी नहीं गए। जी, 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 चाइना कैसे है, चाइना की बिल्कुल पेड़ों से लेके पहाड़ों से लेके प्लेन्स तक सब कुछ बहुत डिफरेंट है। एक फिल्म बनाना, उसका इमेजिनेशन लाना, जी, जी, आज तो आपके पास गूगल है, आप रिसर्च कर लेते हैं। आप ये सोचिए बहुत आसान हो गया। बिल्कुल, उन लोगों को तो ये भी नहीं मालूम था कि चाइना में किसान जो है कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या क्या मेहनत नहीं की होगी उस आदमी ने। तो आप देखिए उनकी फिल्में देखिए, उसका एक एक फ्रेम पे आपका दिल चाहता है कि आप जो है मतलब उनको सर झुका के मतलब उनको रिस्पेक्ट दें। सर जब फिल्मों की बात आई है तो आप मदर इंडिया को सर उसमें कैसे देखते हैं, पड़ाव के रूप में उसे देखा जाना चाहिए कि नहीं? क्योंकि सर जब हम बात करते हैं नरगिस की, तो अदाकारा जो है वो मुसलमान है, लेकिन वो जब रोल प्ले कर रही है तो वो एक ऐसी
घरेलू महिला का, हिंदू घरेलू महिला का रोल प्ले कर रही है, जिसे अपने मंगलसूत्र को बचाना है और उसकी लाज रखने के लिए वो इंतज़ार करती है और अपने बच्चों को पालती है, वो जो मुशक्क़त है वो झेलती है सर। तो इस ताल्लुक़ से आपको क्या बताएंगे कि जब हम आंचलिक तौर पे या गाँव की अपनी ज़िंदगी के तौर पे देखते हैं सिनेमा को और वो इतना मकबूल होता है? हाँ, देखिए ऐसा है कि हमारा जो हिंदुस्तानी सिनेमा है उसकी फिल्में, चाहे वो गांव के बैकग्राउंड पर हो, ग्रामीण परिवेश को लेकर उसको दिखाया गया हो या शहरी, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि सिनेमा ने, हिंदी सिनेमा ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, बहुत अहम भूमिका निभाई है एक हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है इसको प्रमोट करने में, इसको आगे बढ़ाने में। और दोनों लेवल्स पे, मतलब एक तो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में ये भेदभाव बिल्कुल नहीं रहा किसी तरह का। वहाँ टैलेंट देखा जाता था कि कोई हिंदू है, मुसलमान है, आपको पता था हसन मंटो जो है वो लिखा है कि बॉम्बे छोड़ के गए तो कैसी तकलीफ उनको हो रही थी और याद करते रहे हमेशा, वहाँ सब कुछ मिला उनको वहाँ पे, या और भी जितने भी लोग। तो एक तो वहाँ पूरा वर्क कल्चर पूरा जो रहा है उसमें ये बिल्कुल किसी तरह की ये चीज़ नहीं रही। और उसके अलावा जैसे डिपिक्ट किया गया, सिनेमा में दिखाया गया कि ये जो हमारी पूरी तहजीब है जो मिली जुली है इसमें। और जैसे आपने कहा कि भाई कई बार हम देखते हैं कि एक्टर या एक्ट्रेस जो है मुसलमान है। आपने मदर इंडिया की बात की, आप गंगा जमुना ले लीजिए जी, बिल्कुल। जो दिलीप कुमार ने जो रोल किया है गंगा का, वैजयंती माला ने जो रोल किया है, और जैसे अवधि बोली है उसमें, कोई मान नहीं सकता। तो ये जो नेशनल इंटीग्रेशन है, मतलब ये तो हमारे सिनेमा में आपको ना कितनी मिसालें मिलेंगी कि जहाँ पे आपको दिखता है कि कोई एक्टर तमिलनाडु का, वैजयंती माला तमिलनाडु की, तमिल ब्राह्मण है, वो हिंदी फिल्म में काम करे, अवधि बोल रही हैं। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या मिलेगा आपको कि कैसी नेशनल इंटीग्रेशन और यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो आप कह रहे थे उसका, ऐसी बहुत सारी फिल्में। मीना कुमारी ने तो अपनी इमेज बिल्कुल बना ली थी हिंदू स्त्री की। हिंदू स्त्रियाँ जाती थी बड़ी बड़ी संख्या में देखने के लिए उनकी फिल्में, और उनको, और मैं आपको बताऊं कि जब उनको बताया जाता था कि ये जिसको आप देख रही हैं ये बड़ी पतिव्रता स्त्री जो तुलसी की परिक्रमा कर रही है, सब ये मुस्लिम है, तो मानती नहीं थी कि ये कैसे हो सकता है। हाँ। तो ये सोचिए, तो ये ऐसी तहजीब है, तो इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। हिंदी सिनेमा ऐसे पता नहीं कितने और एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, ऐसी फिल्में मिलती हैं जिसमें उन्होंने ये दिखाया है। ऐसे एक बात मुझे याद आई, मैं चाहूँगा आपसे शेयर करूँ कि आप सोचिए कि महबूब खान गुजरात के रहने वाले एक पुलिस वाले के बेटे, और टूरिंग जो थिएटर होता है इस तरह से वो टूरिंग फिल्में आती थी उस ज़माने में, और वो क्या करते थे, गाँव में आके पर्दा लगाते थे, वो साइलेंट फिल्म दिखाते थे, और ऑब्सेस्ड हो गए। उनके जो बाप पुलिस वाले थे, उनका एक रेलवे इंजन चलाने वाले, जो लोकोमोटिव चलाने वाले उनके दोस्त थे। तो एक 9 साल की उम्र में उनसे कहा कि ये ट्रेन आप लेके जाते हैं मुंबई, मुझे ले जाइए, मैं फिल्मों में काम करूंगा, मैं फिल्में बनाऊंगा। आप ये सोचिए, ये था ऑब्सेशन। वो वहाँ से चले 9 साल में, और आके स्टूडियो में स्पॉट बॉय जो होता है ना, कि पानी ले आना, चाय ले आना, सफाई कर देना, कुर्सी उठा के सेट बना दो, ये कर दो, वहाँ से उस आदमी ने काम शुरू किया। और उस आदमी से ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें किसी को नहीं आती थी। आप ये देखिए, इसे कहते हैं रियाजत, इसे कहते हैं तपस्या। और उसके बाद वो आदमी कहाँ से कहाँ पहुँचा। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तानी तहजीब का जो डिपिक्शन है, जो हिंदुस्तानियत जिसे हम कहते हैं, भारतीयता, अगर देखा जाए पूरा सिनेमा, अगर हम किसी का पूरी फिल्मोलॉजी देख लें तो महबूब का तो जवाब ही नहीं है। उनकी फिल्मों में शुरू से जो गांव दिखता है, जो किसान दिखते हैं, जो इश्यूज़ दिखते हैं, और जो कॉन्फ्लिक्ट दिखता है, ये देखिए सारा मार्क्सिज्म और सोशलिज्म, ये तो सब बात की चीज़ें हैं। उस आदमी की अपब्रिंगिंग कहाँ हो रही है, वो बेचारा पानी पिलाता है और चाय लेके आता है एक्टर्स के लिए, सेल्फ मेड इंसान। कभी स्कूल नहीं गए, कभी कॉलेज नहीं गए, कुछ पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन आप देखिए कि किस लेवल का उस आदमी ने सिनेमा क्रिएट किया है। मैं सिर्फ उसकी बात नहीं है, ये जो अपनी मदर इंडिया से पहले वो मदर इंडिया बना चुके थे, मदर इंडिया से पहले मदर इंडिया बना चुके थे। उनकी थीम्स आज तक मतलब चोरी की जाती हैं, बनाई जाती हैं। और जिस वक्त वो फिल्म बना रहे थे, उस वक्त वो हॉलीवुड के जो टॉप मोस्ट मतलब फिल्म मेकर्स थे, उनके मुकाबले की फिल्म बनाते थे। उनका जो विज़न था, जिस तरह से मतलब वो शूट करते थे, महबूब और बिमल रॉय, जो हमारी फिल्मों में रियलिज्म है, वरना उससे पहले क्या था, बहुत ज़्यादा नाटकीयता होती थी, बहुत ज़्यादा थिएट्रिकल चीज़ें होती थी, एक ख़ास तरह की आर्टिफिशियलिटी थी।
और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे डायलॉग होते थे बड़े बड़े भारी भारी चिल्ला के सोहराब मोदी कि तुम्हारा खून खून हमारा खून पानी, तो ये जो है अंदाज थिएटर का था, इस अंदाज को किसने बदला? बिमल रॉय। अगर आप दिलीप कुमार को देखें कि वो बहुत सॉफ्टली एक बात कहते हैं, वो कई बार तो आप मिस कर देते हैं, सुनाई भी नहीं पड़ता। तो जो ड्रामा अंदर चल रहा है, एक ड्रामा जिस्म के बाहर चल रहा है, स्टेज पे चल रहा है। इन लोगों से पहले, महबूब से पहले, बिमल रॉय से पहले ड्रामा बाहर होता था। महबूब खान और बिमल रॉय और इनके साथ के जो लोग हैं, आप बिल्कुल आप ये समझिए कि हमारे गुलजार से लेके और बसु से लेके जितने भट्टाचार्य, ये सब उसी स्कूल के लोग हैं जिन्होंने बाद में बहुत सॉफ्ट, बहुत नाजुक, बहुत मासूम सिनेमा बनाया और एक अलग तरह का सिनेमा हमारे उसको दिया। वरना देखिए कमर्शियल सिनेमा की भीड़ में आज भी जब आप इन लोगों की फिल्में देखते हैं तो एक रियलिज्म दिखता है और एक ऐसा हिंदुस्तान दिखता है जो सच्चा है। हमारे साथ बातचीत में शामिल होने के लिए डीडी उर्दू की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, जैसे कि आज हमने बात की है सिनेमा और हिंदुस्तानी तहज़ीब पर, तो ये जो टॉपिक है, ये जो मौजू है, बहुत बड़ा मौजू है। इसे बहुत थोड़े से वक्त में समेटना काफ़ी मुश्किल का काम है। तो आगे भी इसी मौजू पर बात जारी रहेगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।